ठीक है, तो देखो बच्चों एक चीज़ मैं आपको दोबारा कर देता हूँ, ये आपके पास में जो इंडक्शन के लिए आपको चाहिए होगी। देखो मैं फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो हम लोग करके चले आपके पास में क्लास 12 और हमारे बैच का नाम है रट्टा बैच। ठीक है जी, ये रट्टा बैच के आपके पास में कॉन्सेप्ट से स्कोर तक कितने होंगे इसके अंदर 20 टेस्ट होंगे। कवर करेंगे आपके पास में कंप्लीट सिलेबस कितनी बार 20 टाइम्स। कितने दिन तक चलेगा 20 दिन तक चलेगा, 20 डेज तक चलेगा। 20 दिन के अंदर आपके पास में 1.5 घंटे की क्लास के अंदर पूरी फिजिक्स आपके पास में एक साथ आपको रिवाइज कराई जा रही है। 20 बार आपने फिजिक्स को रिवाइज कर लिया, घर जाकर एक घंटा आपने मेरी स्पीड से क्वेश्चन करके दिखा दिए। एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तुरंत अटैम्प्ट करके आओगे, फंसोगे नहीं, एग्जाम में पेपर खाली नहीं छूटेगा। कितने कम बच्चे होते हैं एग्जाम के अंदर 500-600 क्वेश्चन याद करके जाते हैं? कितने कम बच्चे होते हैं आप बताओ? अभी तक आपको 500-600 क्वेश्चन याद है? किसी को बाय हार्ट याद है? नहीं याद है। तो मैं आपको वो चीज़ रटा रहे हैं, सिर्फ 2 या 3 बार आप लोगों ने मेरी स्पीड से इसको ना कॉम्पीट करना है मेरे साथ, मतलब इसको लगा के छोड़ देना है, मेरी स्पीड से करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन सारे होंगे विद कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा, मतलब कॉन्सेप्ट से स्कोर तक लेकर जाएंगे हम आपको। अब देखो हमने इसके अंदर क्वेश्चन लिया, हमारे पास में हमारे रिवीजन असाइनमेंट नंबर 2, रिवीजन असाइनमेंट नंबर कितना हमारे पास में 2 है, और क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले हम लोगों ने क्या करे थे, MCQs करे थे, MCQ डिस्कस हो गए हमारे। अब MCQs को हटाकर इन पे आ गए ये मेन क्वेश्चन है जो आपके पास में आपको एज इट इज़ पता होने चाहिए। देखो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है गॉस थ्योरम और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले बताओ गॉस थ्योरम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? गॉस थ्योरम क्या होती है आपके पास? क्लोज इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास? E.ds इज इक्वल टू कितना होता है? चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम क्या आपके पास में? इट इज ए, कैसा स्टेटमेंट है ये? मैथमेटिकल। एग्जाम में लिख के आओगे आप लोग इट इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये क्या बताता है आपके पास में? किस चीज़ को बताता है आपके पास में? एक्सप्रेस कर रहा है किस चीज़ को? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। किस चीज़ को क्रॉस कर रही हैं? क्रॉसिंग द गिवन क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड एरिया। और ये कैसा क्लोज्ड एरिया? ये एनक्लोज कर रहा है, एनक्लोजिंग। किसको एनक्लोज कर रहा है? चार्ज, एनक्लोजिंग द चार्ज। फ्री में नंबर मिल रहे हैं एग्जाम में, क्यों छोड़ रहे हो आप लोग? ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? ई इज टू क्या होता है? ई इज टू क्या होता है? एफ अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या मुश्किल है? ठीक है जी, चलो जी 17 के बाद आप आ गए 18 पर। रेजिस्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बतानी है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी का रिलेशन होगा किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपॉन एरिया होता है। अब आप मुझे बताओ लेंथ एल क्या होती है आपके पास? 1 मीटर ले ली। एरिया कितना ले लिया आपने? 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। एल को 1 मीटर ले लिया, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया। आपका आर किसके इक्वल हो गया? तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द, रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस किस चीज की? रेजिस्टिव इज द रेजिस्टेंस ऑफ किस चीज की? यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ ए गिवन कंडक्टर एट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर को कांस्टेंट टेम्परेचर भी कह सकते हो। ठीक है जी, यूनिट क्या होगी इसकी? ओम मीटर। शाबाश। रेजिस्टेंस किस में? ओम्स में। ये किस में आपके पास में? मीटर में। और ये किस में? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, नीचे क्या आ गया? मीटर। वहाँ पर क्या आ गया? ओम आ गया। तो कितना होगा आपके पास में? इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट आपके पास में ओम मीटर। ठीक है जी,
ठीक है यहाँ तक का ठीक है। चलो जी, तुम लोग तो यार मुफ्त में पॉपुलर हो रहे हो मैंने सारी मेरी है ना, किसी की छींक पॉपुलर हो जाएगी, किसी का कुछ पॉपुलर हो जाएगा, आप लोग तो ऐसे ही वायरल हो जाओगे। चलो जी अगली चीज़ पर आते हैं। देखो सेल्फ इंडक्टेंस रेसिस्टिविटी पता चल गई। अब देखो हमसे पूछना है कि क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? ठीक है मैम कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को। देखो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 19 है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए सबसे पहले आपने क्या करा, एक कॉइल लगा दी, इंडक्टर है, इस इंडक्टर के साथ आपने एक सेल लगा दिया, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। मम्मी का फोन आ रहा है, काट दो। देखो आपने क्या करा, करंट लगा दिया, करंट फ्लो कराया, तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। अब आपके इसमें फ्लक्स करंट पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स प्रोपोर्शन की जगह पे कितना हो जाता है, L इंटू आई बन जाता है। तो फ्लक्स कितना बन गया, फाई इज इक्वल टू L इंटू आई। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया, NB होता है, नंबर ऑफ टर्न्स B इंटू ए हो गया है ना, NB होता है, इज इक्वल टू कितना है, L इंटू आई। नंबर ऑफ, अब आपके इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, इंटू आई इंटू एरिया, इज इक्वल टू कितना बन गया, L इंटू आई से आई कट गया, तो आपके पास में एन का स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया है अपॉन में L है। ये क्या बन गया आपके पास, सेल्फ इंडक्शन बन गया, L बन गया। तो ये सेल्फ इंडक्शन है आपके पास में। अब सेल्फ इंडक्शन को अगर वैसे रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिख सकते हो आप, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, L इंटू आई होता है। कितनी चीज़ें बंद करूँगा यार। तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, L इंटू आई होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मतलब कि सेल्फ इंडक्शन इज द फ्लक्स पर यूनिट करंट, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप। वैसे आप बुक से 1 हेनरी की डेफिनेशन जरूर लर्न कर लेना कि 1 हेनरी की डेफिनेशन होती क्या है। ये अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास में 20, व्हाट इज ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है, देखो एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, हमने पहले भी सिखाया आपको। ये होता है ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल क्या है, सबसे पहले तो सोचो किस चैप्टर का है, रे ऑप्टिक्स का। शाबाश, रे ऑप्टिक्स में किस चीज़ का टॉपिक, कौन से टॉपिक का है, रे ऑप्टिक्स में कौन से टॉपिक का है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का है। और कौन सी चीज़ थी इसके अंदर, ये ऐसा कुछ था, कुछ ध्यान करने की कोशिश करो। देखो मैंने आपको बताया था, है जी मैम समझाता हूँ। देखो मैंने आपको ये बताया था कि आप अगर सबसे अच्छी फ़ोटो अपनी खिंचवाना चाहते हो तो आपको फ़ोटो खिंचवानी चाहिए कहाँ पर जाकर, पोलराइजेशन में, पोलराइज्ड लाइट में। और वो कहाँ पर होता है, किसी तालाब के किनारे जाकर फ़ोटो खिंचवाओ। फ़ोटोशूट जो करवाते हैं लोग ना, तालाब के किनारे फ़ोटोशूट कराते हैं, कितना अच्छा खिंचते हैं। अब देखो उसके अंदर क्या आपके पास में, ये एक ऐसा मीडियम है जैसे कि वाटर है, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होती है, ऐसे करके लाइट रे आती है, मतलब आपके पास में एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है जी। इस जगह पर आते ही क्या होता है, लाइट का एक पोर्शन क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और लाइट का एक पोर्शन क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया और एक पोर्शन रिफ्रैक्ट हो गया। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच में एंगल जो होता है आपके पास में 90 डिग्री होता है। इनके बीच में एंगल कैसा है आपके पास, 90 डिग्री है। ये एंगल कितना होता है आपके पास, पोलराइजिंग एंगल होता है IP। ये वो एंगल होगा जिस पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो ये एंगल कितना है, IP है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और ये क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब इन तीनों को अगर आप एक साथ मिलाओगे तो आपके पास IP का 90 डिग्री का और R का सम मिलाकर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस में IP हो गया। अब आप क्या है, आप फर्स्ट मीडियम से किस में जा रहे हो, सेकंड मीडियम में। तो फर्स्ट से आप जा रहे हो सेकंड में, कितना होगा, 1μ2। तो 1μ2 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, साइन I अपॉन में कितना होगा, साइन R। साइन I कितना आपके पास में, साइन IP। साइन R कितना आपके पास में, साइन 90 माइनस में IP। साइन 90 माइनस IP कितना होगा, कॉस IP। साइन IP अपॉन कॉस IP कितना होगा, tan IP। तो आपका म्यू किसके इक्वल हो गया। अब आप खुद सोचो, किसी बच्चे ने इस वीडियो को सिर्फ लगाकर छोड़ दिया और कॉपी पर जैसे ब्रूस्टर एंगल आया लिखना शुरू कर दिया और वो सुन भी रहा है,
तो क्या उसे 2 बार के बाद कभी ज़िंदगी में तीसरी बार इसको देखना भी पड़ेगा? और आप इसको अगर छोड़ दोगे 2 हफ्ते के लिए और फिर उसके बाद एग्ज़ाम के अंदर आएगा, फिर आप इसे लेकर बैठोगे रिवीजन करने के लिए, तो आपको प्रिपेयर हो पाएगा? आप भूल जाओगे यार। अभी के अभी याद करो, अभी सिखा कर भेजता हूँ, घर जाकर इसको सॉल्व करो, रट्टा बिल्कुल रट जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। यू विल लर्न एंड यू विल नेवर फॉरगेट। मेरा डस्टर कहाँ गया? थैंक यू। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको क्लियर हो गया। तो मतलब आप देखो कितने प्यार से आप ये सारे टॉपिक्स अपने रिकॉल कर पा रहे हो। अगर आप किसी भी एक चैप्टर को पूरा याद करने के लिए बैठोगे, एक दिन में एक चैप्टर याद नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं हो सकता। 3 दिन चाहिए कम से कम पूरे चैप्टर याद करने में। और वो भी श्योरिटी नहीं है कि वो याद हो गया चैप्टर, कि जितनी मर्जी बार उसे याद कर करके लिख लिख के देखो, दिन भर बैठे रहो, पूरा चैप्टर याद नहीं कर पाओगे। इससे क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक जो एग्जामिनर पूछ रहा है बार बार रिपीट होंगे, पूरे पूरे चैप्टर याद आएंगे। चलो जी, अगली चीज़ पर आ गए आप। अब देखो हमसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। चलो जी, आप मुझे बताओ आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले तो ये बताओ। एनर्जी क्या होती है? ई कितना होती है? एच इंटू न्यू होती है। अब ये एच इंटू न्यू किसके इक्वल होता है? वर्क फंक्शन के। वर्क फंक्शन क्या होता है? एच इंटू न्यू नॉट। और प्लस में कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब आप मुझे खुद बताओ, पहले पेपर में आपको डिस्कस करा कर भेजा है, आपने घर जाकर उसको 2 बार नहीं रिपीट किया, आप भूल जाओगे। आप भी नहीं, यही नहीं बता पा रहे आप 2 दिन बाद। तो इसको आपको फ़ायदा इसका तब है कि अगले पेपर को करने से पहले इन चीज़ों को कम से कम 2 बार आप लिखो। मेरे 5 पेपर करने के बाद क्वेश्चन आपसे होने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पूरी फिजिक्स 5 बार रिवाइज हो चुकी है, पूरी फिजिक्स रिकॉल हो चुकी है आपको, क्योंकि उससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ किसी क्वेश्चन से आप जब भी पूछी जा रही हैं। तो अब आपके पास में, अब आप इसे स्टॉप करना चाहते हो। स्टॉप इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे। किसको स्टॉप करोगे? इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करोगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये कौन है? ये कौन है? ये फोटोन है। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कहाँ तक आ रहा है? सरफेस तक आ रहा है। स्टॉप कहाँ पर करना है आपको? सरफेस तक आने पे या सरफेस से बाहर निकलने पे? सरफेस से बाहर निकलने पर इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना चाहते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² होती है। इसको रोक कौन रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। E इंटू वी हो जाएगा। वो जो V है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कितना है? हाफ mv² है। क्या दिक्कत है इसके अंदर? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाएगी। क्या डेफिनेशन? क्या इसको ड्राइव कर दिया आपने पूरा, आधा नंबर नहीं कटना आपका इसके अंदर। चलो जी, नेक्स्ट आपके पास में आता है यूनिट क्या होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की? स्टॉपिंग पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट पे आ गए आप। अब हमसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर हमने आपके लिए लिया 22। देखो हमसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। 2 रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में। चैप्टर कौन सा है? कौन सा चैप्टर है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने 2 रेजिस्टेंस कैसे लगाए? पैरेलल में लगाए हैं, सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। ऊपर क्या रेजिस्टेंस R1 है, नीचे रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ से करंट कितना जाएगा? इस जगह पर जाकर कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा? 2 पार्ट में। यहाँ पे I1, यहाँ पर कितना होगा? I2। इस पॉइंट को क्या बोलोगे? A पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलोगे? B पॉइंट। ये करंट I1 गया, B पर कलेक्ट हो गया। करंट I2 गया, B पर कलेक्ट हो गया। यहाँ से बाहर निकला, कितना करंट आपके पास है? वापस आई आ गया। अब आपके इसमें A पॉइंट है और आपके इसमें B पॉइंट है। दोनों का पोटेंशियल, A पॉइंट का और B पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? बिल्कुल सेम है। हाई ना बताओ? नहीं, कैसे सेम हो सकता है? पोटेंशियल आपके पास में AB का सेम होगा, आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम होता है करंट फ्लो नहीं कर सकता भाई। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, VAB सेम होता है। VAB सेम है आपके पास में किसका? V1 का एंड V2 का। मतलब इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम है। अब आपके पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा। तो ये A से कनेक्ट है R1 भी और A से कनेक्ट है R2 भी, B से कनेक्ट है R1 भी और B से कनेक्ट है आपके पास में R2 भी। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस सेम होगा। तो क्या होगा आपके पास में भाई? आपने कहा करंट I के 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया I1, एक पार्ट हो गया आपके पास में I2। I कितना होता है? V/R होता है। तो I हो गया V/R, ये बन गया V/R1 और ये बन गया V/R2। V को काट दो, 1/R इज इक्वल टू कितना बन गया? 1/R1 प्लस में 1/R2। आपका आंसर निकल कर आ गया। मुश्किल है?
कितने नंबर आए इस क्वेश्चन में? करा नहीं करा है जी? कोई बात नहीं, अच्छी बात है बेटे अगर सही चल रहा है तो। देखो जी आप अगली चीज़ पर आ गए, ध्यान समझना। देखो जी हमसे कहते हैं एक क्वेश्चन मिस हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 22। बच गए गिरने से। देखो एक क्वेश्चन मिस हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहते हैं नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहते हैं एक्सप्रेशन निकालो, इन्फिनाइट चार्ज शीट है, गॉस लॉ। गॉस लॉ लास्ट क्लास में भी कराया था। इन्फिनाइट चार्ज शीट है, कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो आपने क्या करा, इसको एनक्लोज करा कुछ इस तरीके की एक सरफेस में, इधर भी एनक्लोज कर दिया और कुछ इस तरीके की सरफेस में इसको इधर भी एनक्लोज कर दिया। इधर भी कितना आपके पास में ds और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, और इधर भी कितना आपके पास में ds और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपके पास में E कह सकता हूँ या D कह सकता हूँ? मैं E कहता हूँ। मुझे क्या निकालना है? क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds निकालना है। कौन से लॉ से निकालना है? गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम क्या होती है? E डॉट ds किसके इक्वल होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर निकल गई। ध्यान समझना, ये फ्लक्स यहाँ पर भी है और ये फ्लक्स यहाँ पर भी है, तो ये कितना होगा आपके पास में? 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स एरिया का होगा। इधर भी है और इधर भी है, और स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। स्केलर का मतलब डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं, इनको प्लस है तो प्लस होगा, तो माइनस है तो माइनस हो रहा है आपके पास में। ठीक है जी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रही है। तो E 2ds हो गया इज इक्वल टू कितना है? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ds क्या होता है? एरिया होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई? Q अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट बन गई। Q अपॉन एरिया कितना होता है? सिग्मा होता है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। किसी भी एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट है। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी कितनी है? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। इन्फिनिट चार्ज शीट की वजह से है। ठीक है जी, मुश्किल है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 मैंने आपको करा दिया, जो था सीरीज इन पैरेलल। अब देखो हमसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखो यार, ये मैं चाहता हूँ कि आपने जो फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, सुनो मैं बता रहा हूँ आपको फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ सुन लो। डायमैग्नेटिक मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आपको ना बुक से याद करनी चाहिए। और एक है पैरा। देखो मैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पैरा में क्या होता है आपके पास में? रिपेल करता है। डाया में क्या होता है? फीबली अट्रैक्ट करता है। फेरो में क्या करता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है? ये लिक्विड की फॉर्म में भी होते हैं और ये सॉलिड की फॉर्म में भी होते हैं। लिक्विड की फॉर्म में इनको यू ट्यूब के अंदर रखा जाता है, तो जिस जगह पर आपके पास में कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, आपको उसके बारे में डिफाइन करना पड़ता है। फिर आपको इसके अंदर से परमिटिविटी भी इनके बारे में इनकी बतानी पड़ती है, इंटेंसिटी भी इनकी बतानी पड़ती है। 3-4 पॉइंट्स इनके, 3-4 पॉइंट इसके याद कर लो, 3-4 इसके याद कर लो, 3-4 इसके याद कर लो। हर क्लास में जाकर वो लिख कर आने हैं, कुछ नहीं करना आपको, वो कितना फेरोमैग्नेटिक कैसा होता है। अब इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन आपको नंबर कब मिलेंगे? जब बुक की लैंग्वेज में लिखोगे आप। तो बुक की लैंग्वेज में इनके 4 पॉइंट्स को लिख दो आप, हर एक के 4-4 पॉइंट याद कर लो बस। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल जो है आपके पास में। मैग्नेटिज्म चैप्टर है पूरा आपका, मैग्नेटिक फैक्टर और करंट के जस्ट बाद वाला। देखो जी प्लीज़ यार ये मत कहना उसकी क्लास दे दो। देखो जी हमसे कहते हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर। आप देखो क्वेश्चन आपके इसमें एवरेज पावर निकालनी है आपको पूरे एलसीआर सर्किट की। कैसे निकालोगे? क्वेश्चन नंबर है आपके पास में ये 25। शाबाश 25। देखो आपको निकालनी है एवरेज पावर। सुनो पे ध्यान दो, सर्किट कौन सा होगा? एलसीआर सर्किट। तो क्या होगा आपके पास में? ये इंडक्टर है, इसी के साथ रेजिस्टेंस होता है, और फिर क्या होता है? कैपेसिटर लगा होता है। और इसके साथ कौन सी लगाते हो? बैटरी लगाते हो, सेल लगाते हो? इसके साथ बैटरी लगाते हो, सेल लगाते हो? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पढ़ा रहा हूँ? इसके साथ बैटरी लगाते हो, सेल लगाते हो? शाबाश, चांटा लगाओ अपने गाल पे। बैटरी लगाओगे, सेल लगाओगे? सेल, दो चांटे लगाओ। हाँ जी प्रथम भाई, बैटरी लगेगी, सेल लगेगा?
गैल्वेनोमीटर मीटर लगेगा, 3 लगाओ। सर बैटरी लगेगी सेल लगेगा? सर 5 लगाओ। मैम बैटरी लगेगी सेल लगेगा? की लगेगी इसके अंदर? चैप्टर कौन सा है? एवरेज पावर निकालनी है। वोल्ट मीटर लगेगा, 6 लगाओ। एसी कनेक्ट करोगे। चैप्टर का नाम क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट, नो बैटरी, नो सेल, ओनली एसी। एसी, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगाओगे। क्यों लगाया ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स? क्योंकि तुमने इंडक्टर भी लगा रखा है। इंडक्टर डीसी में काम करता है? सेल के साथ काम करता है? करता है, लेकिन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इंडक्टर की तरह काम नहीं करता। एसी के अंदर वो इंडक्टर का काम भी करता है, रेजिस्टेंस का काम भी करता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, रिकॉल करो, ठीक है। मन करेगा पढ़ने का, घर जाके थोड़ा ना किताब भी देख लिया करो। जैसे किसी चैप्टर को पढ़ रहे थे, कर रहे थे, मेरा मन कर रहा है इस किताब को देख लेता हूँ, तो फिजिक्स पढ़ने का दिल करेगा तुम्हारा। अगर कुछ चीज़ें लर्न कर रहे होगे ना, तो फिजिक्स पढ़ने का दिल करा करेगा। और ऐसे उठा के किताब देखते रहोगे ना, किताब की 4 लाइनें पढ़ने के बाद किताब बंद करने का मन करेगा, मन ही नहीं करेगा याद करने का। कोई नहीं याद कर सकता, 3 दिन में भी एक चैप्टर याद नहीं कर सकता कोई बच्चा बैठ के फिजिक्स का। ये इंडक्टर की तरह भी काम करेगा और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा, लेकिन एसी के अंदर एक ही बात है ना। लेकिन इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है, रेजिस्टेंस की रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। इंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है? हाई। क्या होती क्या इंडक्टर की रेजिस्टेंस? ज़्यादा होती है। होती क्या है? क्या होती है कि क्या लिखते हैं उसको इंडक्टर की रेजिस्टेंस को? इंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं? अच्छा, इंडक्टर एक्सेल। यार देखो, रिकॉल कर पा रहे हो आप, याद कर पा रहे हो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम अपने पापा से मुझे मिलवाई दो एक बार। ये क्या होता है आपके पास? एक्सेल। रेजिस्टेंस क्या होता है? आर। कैपेसिटर की क्या होती है? एक्स। चलो जी, प्रथम को बताने देना। एक्सेल किसके इक्वल होता है? एक्सेल कितना होता है? पता है, कोई रट्टा नहीं मार सकता, पढ़नी पड़ती हैं चीज़ें। तभी हम तब भी कहते हैं 3-3 बार करो। अब भी तुमसे कह रहे हैं, वह जाकर इनको रिकॉल करा करो, लिखा करो 2 बार कम से कम, स्पीड के साथ कॉम्पीट करो। आपको देखो कितना फ़र्क दिखाई देगा। आपको सच में, आप मेरे बात पे भरोसा करा करो, आपको बहुत फ़र्क। यार कोई चीज़ अगर मेरे पास 4 बच्चे पढ़ रहे हो, कोई चीज़ अगर तुम्हारे फ़ायदे की है तो मैं वही करूँगा, कुछ और क्यों करूँगा? अगर तुम्हारा फ़ायदा इस समय चैप्टर पढ़ाने से होता तो मैं तुम्हें चैप्टर ही पढ़ा रहा होता दोबारा 3 बार पढ़ा दिए, 4थी बार भी पढ़ा रहा होता। उनसे फ़ायदा नहीं है, रिकॉल करने से फ़ायदा है। बताओ एक्सेल कितना होता है? ओमेगा एल। एक्सी कितना होता है? 1/ओमेगा सी होता है। रेजिस्टेंस आर होता है। बस ये चीज़ है। अब आपके पास में जब इसको ड्रॉ करते हो तो क्या बनाते हो? इधर होता है आई और इधर ही क्या होता है? वी आर। इधर क्या होता है आपके पास में? वी एल। इधर क्या होता है आपके पास में? वी सी। हम ये मानते हैं कि जो वोल्टेज अलॉन्ग इंडक्टर है, जैसे कि आपने इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वी एल बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? वी सी से बड़ा होता है। आपने इसको एज्यूम कर लिया, ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन आपने अभी के लिए एज्यूम कर लिया। इस असम्पशन पे आपने काम करा। जब आप इस असम्पशन पे काम करोगे तो अब आपके सर्किट में इधर क्या होगा? वी आर होगा, इसी तरफ आई बी होगा, और इस तरफ क्या होगा? वी एल माइनस में वी सी होगा। अब आप अगर इस सर्किट को अपने कंप्लीट ऐसे कर दोगे डायग्राम को, सर्किट गलत बोल गया, ये क्या बनेगा? आपका फाइनल वोल्टेज बन गई। ये फाइनल वोल्टेज कितने पर है आपके पास में? 5 पर है। तो करंट आई अगर आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो वी कितना होगा? वी नॉट साइन ओमेगा टी, और प्लस में कितना होगा? 5 होगा। अब पावर क्या होती है? V इंटू आई। पावर होती क्या आपके पास में? dw/dt। V इंटू आई बन गया। आपने कहा dw कितना बन गया आपके पास में? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, और आई कितना बन गया आपके पास? आई नॉट साइन ओमेगा टी बन गया। हाँ जी, अब आपके पास में dw/ में कितना आपके पास में? dt नीचे लिखा हुआ है आपके पास। कोई दिक्कत नहीं आता? क्या आई के बाद भी कोई दूसरा स्टेप है, उसको कंटिन्यू किया? क्या चीज़? दोबारा बताओ। आई के बाद वाला, आई क्या है? आई इक्वल टू साइन ओमेगा, वो आ गया समझ में। उसके बाद वी क्या है? वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, इससे 5 कितना चल रहा है? आगे चल रहा है, तो ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। अब पावर क्या होती है? वी इंटू वाई होती है। पावर होती है dw/dt। आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, वी नॉट आई नॉट एक साथ इकट्ठे हो गए।
आपने कहा डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या आपके पास में वी नॉट आई नॉट आपके एक साथ इकट्ठे हो गए, वी नॉट आई नॉट आपने एक साथ इकट्ठे कर दिए। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव साइन ओमेगा टी आपने क्या लिखा साइन ओमेगा टी यहाँ लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को एक्सपेंड कर दिया, कितना होगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव और प्लस में कितना होगा कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। फॉर्मूला किस चीज़ का लगाया है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यही होता है। अब देखो आपने क्या लिखा फिर से वही लिखा, आपने लिखा डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या वी नॉट आई नॉट ऐसे लिखा रहा, वी नॉट आई नॉट ऐसे लिखा, साइन ओमेगा टी को अंदर भेज दो आप, साइन ओमेगा टी को अंदर भेजोगे तो क्या बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव और प्लस में कितना बन गया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, है ना बताओ। ठीक है ये चीज़ लिखी रहती है आपके पास डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू कितना है वी नॉट है आई नॉट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू। शाबाश, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना है 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू। तो कल से मैथ की क्लास में आ जाओ वरना पापा से बात करा दो, ठीक है। 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, साथ में कितना आपके पास में कॉस फाइव और प्लस में कितना है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होता है साइन टू ओमेगा टी बाई ये होता है साइन टू ओमेगा टी बाई टू, ये कितना होगा आपके पास साइन फाइव हो गया, है ना बताओ। मुश्किल है पता मैं पहली बार देखा है। फॉर्मूले आज ट्रिग्नोमेट्रिक मैं तुम्हें शीट शेयर करी है, मैं फॉर्मूले पूरे फॉर्मूले एक्सप्लेन है। वो बताओ वो वीडियो हमारी आज तक चल रही है, वो सच में वायरल हुई थी, उसके लाइक भी बहुत ज़्यादा है और उसमें लिखा हुआ भी है। उसमें एक बच्चे ने अभी ना कमेंट डाला था तो मुझे मिली, वो कहता है यही वो चीज़ है जिसे मैं ढूंढ रहा था। उसने कमेंट डाला है किसी ने कि यही वो चीज़ है जिसे मैं 3 दिन से ढूंढ रहा था। मेरे को एकदम प्रथम की याद आई यार भाई, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे यहाँ। मतलब क्या होता है कि मेरा बच्चा जब भाग रहा होता है ना ऐसे, मतलब कुछ खेल रहा होता है, छोटा बच्चा 1 साल का भाग रहा होता है ना, तो भागते भागते जैसे ही वो भाग के आगे निकल जाता है पलट के देखता है तो मेरे को ऐसे करके दिखाता है मैंने कहा फर्स्ट आ गया, मतलब प्रथम आ गया। मैंने कहा यार भाई, तो उसको देख के ना बड़ी याद आती है प्रथम की। तो प्रथम भाई यहीं पे तुम्हारी बात है। हमने क्या करा आपके पास में डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा आपके पास में, देखो ध्यान समझना, वी नॉट आई नॉट ऐसे लिखा रहा, सब में से 2 बार निकाल दिया आपने। अब सुन लो ध्यान से, फिर बाद में रोओगे, ठीक है। देखो जी हमारे पास 1 है और कॉस फाइव है, तो हमने क्या लिखा इंटीग्रेशन में कॉस फाइव, इधर भी कर दिया इंटीग्रेशन कॉस फाइव डी टी कर दिया हमने अलग, सबसे पहला काम, ठीक है। माइनस में इंटीग्रेशन हमने क्या लिख दिया कॉस टू ओमेगा टी डी टी कर दिया, ये तो करा है आप लोगों ने, ठीक है। फिर आप आगे चले गए, फिर आपने इंटीग्रेशन में क्या लिख दिया साइन टू ओमेगा टी साइन फाइव और डी टी, और कॉस टू ओमेगा टी के साथ भी कितना है कॉस फाइव है डी टी, ये बात याद रख लेना। 2 बार निकाला, 1 के साथ कॉस फाइव है, 1 के साथ कॉस फाइव है, कॉस फाइव डी टी अलग कर दिया। फिर कॉस टू ओमेगा 2 बाई 2 है तो 2 बार निकाल चुके हो, कॉस टू ओमेगा टी के साथ कॉस टू ओमेगा टी के साथ कॉस फाइव है, साइन टू ओमेगा टी के साथ क्या आपके पास में साइन फाइव है, दोनों साथ में क्या है डी टी लिखा हुआ है। ब्रैकेट को बंद कर दो, 0 से लेकर कहाँ तक डब्ल्यू तक कर रहे हो, इसको 0 से लेकर कहाँ तक कर रहे हो टी तक कर रहे हो, इसको भी 0 से लेकर टी तक कर रहे हो, कंप्लीट साइकिल है। इसको भी 0 से लेकर कहाँ तक कर रहे हो टी तक कर रहे हो, कुछ कर दिखाने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कितना होता है डब्ल्यू, ये हो गया वी नॉट अपॉन में 2 को लिख सकते हो √2 और आई नॉट के नीचे एक और √2, क्योंकि 2 कैन बी रिटन है √2 इंटू √2। कॉस फाइव आपके पास बाहर निकल गया, कॉस फाइव बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन डी टी का क्या होता है टी, इंटीग्रेशन डी टी का टी होता है, उसकी जगह अपर लिमिट कितना हो गई टी माइनस में 0। कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 0 होता है, 0 से लेकर टी तक साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन फाइनल इंटीग्रेशन 0 होता है, कुछ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके पास में रिलेशन है, बाकी सब 0 है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों 0 है आपके पास में। क्यों फालतू में बेवकूफ़ी कर रहे हो कि इंटीग्रेट करके दिखाओगे आंसर निकालोगे, नंबर ही नहीं है उसके, इसके नंबर है आपके पास वी नॉट अपॉन √2। क्या होता है वी नॉट अपॉन √2, डब्ल्यू के नीचे टी चला गया, डब्ल्यू के नीचे टी चला गया। वी नॉट अपॉन √2 क्या होता है वी आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2 कितना होता है आई आर एम एस, साथ में कितना आपके पास में कॉस फाइव, डब्ल्यू अपॉन टी क्या है पावर, पावर के अंदर आ रहा है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। अब आप खुद सोचो पावर के अंदर ये दोनों तो आते हैं, साथ में कॉस भी आता है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कौन है आपके पास में, यहाँ पर मैं हूँ, पावर फैक्टर यहाँ पर आपका मैं हूँ, मेरी वजह से आप लोग काम कर रहे हो। पावर फैक्टर कितना आपके पास में कॉस फाइव है, मुश्किल है, सीख जाओगे, कितनी बार करोगे घर जाकर,
और नहीं करा तो अगली क्लास में जो बच्चा ना करके लाए ना अपने पापा को साथ लेकर आना। भाई एक बात सुनो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बैच तो अगले साल भी बन जाएगा, मैं तो अगले साल भी ये पढ़ा रहा हूँ, पर तुम्हें तो इसी साल पास होना है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम है या नहीं है? नंबर लाने नहीं लाने? तो फिर कितने नंबर लाने हैं? पिछले पेपर में कितने नंबर आए थे? अभी टेस्ट लिया था मैंने, आपका कितने नंबर आए आपके? 20। चलो जी, अगले पे आ गया आपके पास में। पास कितने पे होते हैं बच्चे? बस जस्ट पास होने वाले थे आप छूट ही गए। चलो जी, अगले पर आ गया आप। देखो आपके पावर फैक्टर क्लियर हो गया। अब कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। इस बार पूछा है रिफ्रैक्शन, पिछली बार क्या पूछा था आपने? रिफ्लेक्शन पूछा था। स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, ह्यूजेंस लॉ से। कैसे करोगे आपके पास में? क्वेश्चन नंबर है 26। रिफ्रैक्शन का लॉ निकालना है, हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करना है। कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या होगा? शाबाश, एक वेव फ्रंट क्या होगा? इंसिडेंट होगा। ये वेव फ्रंट कितने एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं? नीचे से 30 डिग्री पे इंसिडेंट कराते हैं। बिल्कुल ठीक है, जनरली 30 के पे इंसिडेंट कराना चाहिए। अब लाइट रे को जाना कैसे था आपके से? बिल्कुल स्ट्रेट था। कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगी, इधर बेंट हो जाएगी, इधर बेंट हो जाएगी। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है आपके पास में? c1 है। यहाँ पे स्पीड कितनी है आपके पास? c2 है। स्पीड कहाँ पर ज़्यादा होगी? एयर में या मीडियम में? एयर में ज़्यादा है। मीडियम में क्या है? स्पीड इसकी कम है। ठीक है जी। तो देखो मेरी बात ध्यान समझ जाए। यहाँ से एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये क्या आपके पास में? ए बी क्या है? ए बी क्या चीज़ है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ए बी है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है। अब देखो सुनो, ये ए बी आपके पास में ऐसे लिखा रहा। अब बी से आप कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक चलेगा, बी डैश तक चलेगा। तो ये जो आपका बी से लेकर बी डैश है, ये लाइट ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करा है। स्पीड कितनी है उसकी? c1। और उसको टाइम कितना लगा? t लगा। अब जब वो आपके पास में यहाँ जाएगी तो ए से लेकर क्या करेगी? ए डैश। अब यहाँ से ए से लेकर ए डैश कितना होगा? सेम टाइम में स्पीड 2 से जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, सेम टाइम में। तो कितना होगा? c/2t। कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा? बी बी डैश बड़ा होगा। जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो बी बी डैश बड़ा होगा, ए डैश क्या होगा? छोटा होगा। तो देखने में भी लगना चाहिए कि जब आप फिगर ड्रॉ करोगे तो बी बी डैश बड़ा और ए डैश छोटा है। कभी वहाँ पर ए डैश को और बड़ा बनाकर आ जाओ आप, आपके पास में की स्पीड ज़्यादा हो रही है। तो ये छोटा सा डिस्टेंस में आपने मार्क करा, ये एक बड़ा डिस्टेंस है, ये आपने छोटा डिस्टेंस मार्क करा, ऐसा करके ज्वाइन कर दिया। आप सुनो, ए से नई पोजीशन क्या बन गई आपके पास? ए डैश बन गई। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बेटे आप? ये कैसे था? अब लाइट आपके पास में मीडियम के अंदर चली गई है, तो मीडियम के अंदर ए से लेके ए डैश तक किस स्पीड से जाएगी? c2 से। टाइम t से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो b से b डैश वो भी तो सेम c2 में ही जा रहा था। हाँ सही कह रहे हो। मीडियम कौन सा है उसका? c2 नहीं है वो, मतलब ये यहाँ पे है ना। बी बी डैश कहाँ पर है? b से b डैश डॉटेड इमेजिनरी है। नहीं, बी बी डैश नीचे है, तो लिखा ऊपर क्यों है? जहाँ लिखा होगा वहीं होगा लिखा वहाँ पर है, कह रहे हो यहाँ पर है। तो एरो से मतलब वो तो आगे बढ़ती जाएगी, लाइट तो बढ़ती जाएगी आगे। ठीक है। तो बी से लेकर बी डैश है आपका c/2t और ए से लेकर ए डैश कितना है? c/2t। तो ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। अब बनाना शुरू करो। चलो भी चलो। ये क्या आपके पास इंसिडेंट कहाँ पर होगा? ये आई। ये कितना होगा? हाँ भाई इधर ध्यान नहीं दे रहे। ये आई है तो ये कितना होगा? 90 माइनस आई। ये कितना होगा? आई होगा। अब ये कितना आपके पास में? आर। ये आर है तो ये कितना होगा? 90 माइनस आर। ये चीज़ होगी 90 माइनस आर। वो 90 माइनस आर है तो ये कितना होगा? क्या मुश्किल है। अब आप क्या कर रहे हो? आपने क्या करा? मैं जा रहा हूँ फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रहा हूँ, तो फर्स्ट से किस में जा रहा हूँ मैं? सेकंड मीडियम में। कितना होगा? 1/2 होगा। फर्स्ट से सेकंड में जा रहा हूँ। इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास? साइन आई अपॉन में कितना होगा? साइन आर होगा। ये होता है ना आपके पास में। लेकिन हमें क्या करना है? ये प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है ना। हमें क्या करना है? ये चीज़ हमें प्रूव करने के लिए बोली गई है आपके पास में। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा आपके पास में अगर आप फर्स्ट से सेकंड में जाओगे तो वो कितना होगा आपके पास? साइन आई अपॉन में कितना होता है? साइन आर होता है। आपने 1/2 लिखा। साइन आई कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो साइन आई कितना होगा आपका?
बी बी डैश अपॉन में कितना होगा ए बी डैश, साइन आर कितना होगा ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए बी डैश कट गया तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू कितना होगा आपका बी बी डैश अपॉन में कितना होगा ए डैश होगा आपके पास में 1 म्यू 2, बी बी डैश कितना आपका C1 इंटू टी, ए डैश कितना है C2 इंटू टी, टी से टी कट गया तो 1 म्यू 2 कितना आपके पास C1 अपॉन C2 विच इज स्नेल्स लॉ, विच इज स्नेल्स लॉ, यही तो स्नेल्स का लॉ है, क्या मुश्किल है। ठीक है जी, थोड़े से रट लोगे ना, 2 बार लिखते अपने आप रट जाएगा, अगले पेपर में अपने आप दिमाग सोच के बताएगा हाँ ये होता है ये होता है, वरना तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। अब मुझे खुद बताओ, क्या तुम ये चैप्टर घर से रिवाइज करके आए थे? क्या ये चैप्टर तुम घर से रिवाइज करके आए थे? ये चैप्टर ये डेरिवेशन घर से रिवाइज करके आए थे? आपको आता था क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, आपने अच्छे से ही पढ़ा है। ऐसा थोड़ी कि आप कोई क्लास में बेवकूफ़ बच्चे हो, क्लास में आते थे बैठ जाते थे, आपने सब पढ़ा हुआ है, रिकॉल करना है आपको, ऐसे नहीं कि अलग से टाइम निकालना है, बस रिकॉल करना है, जब मौका मिला उठा के देख लिया, हाँ ठीक है ये होता है। अब आप उसके लिए सोचोगे मैं आराम से बैठूंगा, एक दिन निकालूंगा, साथ में कॉफ़ी का मग रखूँगा, सामने पैर रखूँगा आपके पास में डेस्क के ऊपर, इत्मीनान से बैठूंगा और स्नैक्स साथ में रखे होंगे, तब मैं पढ़ाई करूँगा, तो वो दिन कभी भी नहीं आएगा। ऐसा दिन आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा कि आप इतने आराम से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। देखो हमसे फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस कहते हैं, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 27। फ्रिंजेस बनानी है, फ्रिंजेस कौन कौन सी बनती हैं? अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस बनती हैं आपके पास में, ब्राइट भी बनती हैं और डार्क भी बनती हैं, तो आप क्या चीज़ दिखाओगे, आप उसको कैसे दिखाओगे आप? तो आप उसका सेटअप दिखाओगे, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बोला है, आप उसका सेटअप दिखाओगे। क्या दिखाओगे? पहले आप सोर्स दिखाओगे, सोर्स के साथ में क्या होगा आपके पास में, आपने कहा इस सोर्स से हमने 2 सोर्स बनाए, S1 और S2, ये ऐसे आपका बिल्कुल बीच में, इन दोनों के बीच में S1 S2 के। अब आपने क्या करा, यहाँ से आपके इसमें क्रैश निकलती है, ट्रफ निकलता है, क्रैश निकलती है, ट्रफ निकलता है, ये नया सोर्स बन गया, तो यहाँ पे क्रैश निकलेगी, ट्रफ निकलेगा, क्रैश निकलेगी, ट्रफ निकलेगा, क्रैश निकलेगी, ट्रफ निकलेगा। S2 से भी क्रैश्ड ट्रफ, क्रैश्ड ट्रफ, क्रैश्ड ट्रफ, जिस जगह पर आपका क्रैश्ड क्रैश्ड के साथ मिलेगा या ट्रफ ट्रफ के साथ मिलेगा, तो आपके पास जो बनती है आपके पास सेंट्रल ब्राइट। सबसे पहले क्या बनती है? सेंट्रल ब्राइट। उसके बाद क्या बनती है आपके पास में? फर्स्ट ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के बाद बनती है फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क, फिर बनती है फर्स्ट ब्राइट, फिर बनती है सेकेंड डार्क, और फिर बनती है आपके पास में सेकेंड ब्राइट। इस तरीके से बनती है ऑल्टरनेट पर। जैसे ऊपर बनती है वैसे नीचे भी बनती है। नीचे क्या बनेगी? फर्स्ट डार्क बनेगी, फिर क्या बनेगा? फर्स्ट ब्राइट बनेगा, फिर नीचे सेकेंड डार्क बनेगी, फिर आपका सेकेंड ब्राइट बनेगा। ये इस तरीके से सेटअप है। अब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप इसकी मेरे को फ्रिंज की विड्थ भी निकाल के दिखाओ, पूरी फ्रिंजेस निकाल के दिखाओ, सब कुछ निकाल के दिखाओ। अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने पूछा है तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप इसको कैसे करके दिखाओगे आप? क्योंकि इसने सब कुछ यंग्स डबल स्लिट के बारे में पूछा, मतलब सबसे पहले तो वो ये चाहता था। अब वो चाहता है आपके पास में फ्रिंज विड्थ वगैरह सब निकाल के दिखाओ। तो आपने क्या करा? सोर्स लिया, ये क्या आपके पास S1 है और ये क्या आपके पास S2 है, और इसके साथ में क्या ले लिया आपने? स्क्रीन ले ली। अब ये क्या आपके पास में P पॉइंट है, आप S1 को किससे ज्वाइन कर दोगे? P पॉइंट से। S2 को किससे ज्वाइन कर दोगे? P पॉइंट से। और यहाँ बिल्कुल उनके बीच में से, सोर्स को बिल्कुल बीच में रखते हैं, बिल्कुल बीच में से एक आप आगे की तरफ जाओगे, ये आपके पास में सेंटर होगा, इसका नाम क्या आपके पास में? O पॉइंट है। हाँ ना बताओ। अब आपके पास में 2 स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? स्मॉल d। स्क्रीन का डिस्टेंस कितना होता है आपके पास? कैपिटल D। ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास? ये डिस्टेंस कितना हो गया? d/2। ये डिस्टेंस भी कितना हो गया आपके पास? d/2। सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो गया? y एक्सिस पर, तो क्या नाम रख दिया आपने इसका? y रख दिया। रख सकते हो भाई, y एक्सिस पर तो y बोलोगे इसको। अब आप मुझे बताओ, ये पॉइंट आपके पास AP, ये पॉइंट आपके पास में BP। अब मुझे एक बात बताओ, S1 से लेकर P तक आपके पास में वेव जाती है और S2 से लेकर आपके पास में वेव जाती है। एक वेव S1 से P तक जा रही है, एक वेव S2 से P तक जा रही है। किस वेव को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है? क्योंकि जो S2 से P तक जा रही है उसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे आपके इसमें? S2P S1P से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? वेव्स के बीच में, वेव्स के बीच में क्या बनेगा?
पाथ डिफरेंस बनेगा। तो वेव्स के बीच में क्या बनेगा आपके पास, एक चीज़ बनेगी जिसको बोलते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होता है, S2P माइनस S1P होगा। इस पाथ डिफरेंस को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। जो वेव्स के पाथ डिफरेंस है वो कितना आपके पास x है। कोई डाउट है आता, इसको बॉक्स में बंद कर दो, सबसे पहला काम इसका यूज़ करना है। अब इस x का एक रिलेशन होता है आपके पास में फाई के साथ, क्या होता है, देखो जब आपके पास में फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है आपके पास में, लैम्डा होता है। यही जब फेज डिफरेंस आपका 1 बन जाता है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 पाई बन जाता है। यही फेज डिफरेंस अगर आपका 5 बन जाएगा तो अब आपका जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में 5 बन जाएगा। पाथ डिफरेंस को क्या बोलते हो आप, x। तो आपके पास x कितना बन गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में कितना आपके पास में 5 बन गया। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। जब आप बात करके चलते हो ब्राइट फ्रिंज की, बात किसकी कर रहे हो, ब्राइट फ्रिंज की, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए फाई कितना होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए फाई कितना होता है, इवन मल्टीपल होता है पाई का, 2n पाई होता है, ठीक है। और इसमें n कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरीके से। n इक्वल्स टू 0 पर हमें क्या मिलती है, सेंट्रल ब्राइट मिलती है। क्या मिलती है, आपको कुछ भी फालतू नहीं करना, अभी सब कुछ लिख कर आ जाओ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा इनके बीच में पूछेगा। टीचर आपसे पार्ट डिफरेंस पूछ सकता है, टीचर आपसे इसमें रिलेशन पूछ सकता है पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस के बीच का, टीचर आपसे पूछ सकता है ब्राइट फ्रिंज कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ब्राइट फ्रिंज के लिए फाई कितना होता है, कुछ भी पूछ सकता है आपके टीचर, ठीक है। अब आपके उसमें आता है निकल कर ब्राइट फ्रिंज आपके इसमें सेंट्रल ब्राइट होती है, और n इक्वल्स टू 1 पर क्या होती है आपके पास में, फर्स्ट ब्राइट होती है, ठीक है जी। अब हमारे पास में आता है ये ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है। अब बात कर रहे हो आप किसकी, डार्क फ्रिंज की। डार्क फ्रिंज में फाई कितना होता है, 2n माइनस 1 पाई, और n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको फर्स्ट डार्क वगैरह चाहिए होते हैं। फर्स्ट ब्राइट नहीं होता, जैसे फर्स्ट ब्राइट होता है ऐसे ही फर्स्ट डार्क होता है, कोई सेंट्रल डार्क नहीं होता, सेंट्रल ब्राइट ही होता है। क्यों होता है सेंट्रल ब्राइट, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट डिफरेंस है ही नहीं, बराबर डिस्टेंस है, पार्ट डिफरेंस 0 होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी लाइन हो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसे इस तरीके से आपको टीचर को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब फिर उसके बाद में इसको पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। मैं करा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है ना। अब देखो सुनो, अब मैं इसके बाद आपको डायरेक्ट चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपको बड़े काम की है। अब मुझे बताओ S1P का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, कैपिटल D का स्क्वायर होगा, और प्लस में कितना होगा, पूरे y में से d/2 माइनस हो गया, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या करा, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल D का स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना बचेगा, 1 प्लस y माइनस d/2 अपॉन में कैपिटल का स्क्वायर अपॉन में d का स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर दो, यही होगा। अब आपने S1P निकालना है, तो S1P क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना बन जाएगा, कैपिटल D 1 प्लस ये चीज़ बन जाएगी y माइनस d/2 का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल D का स्क्वायर, पूरे की पावर कितनी है, 1/2 है, स्क्वायर हटा तो रूट लग गया। अब आप क्या करते हो, अब आप इसको एक्सपेंड करोगे बाइनोमियली, अरे भाई तुम गायब मत हो जाइए। अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड कैसे करोगे आप इसको, बाइनोमियली, एंड क्या करोगे, निगलेक्ट कर दोगे, एंड निगलेक्टिंग टर्म्स, आप निगलेक्ट कर दोगे उन टर्म्स के जो क्या है आपके पास में ऑफ हायर पावर। तो हायर पावर के टर्म्स को आपने क्या करा, निगलेक्ट कर दिया, तो फायदा क्या होगा, ये जो आपका S1P है ये हो जाएगा कैपिटल D ब्रैकेट, ये 1/2 सामने आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 ये चीज़ होगी y माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन में d का स्क्वायर, है ना, बताओ, ब्रैकेट खोल दो, S1P इज इक्वल्स टू कैपिटल D प्लस D से D कट जाएगा, ये होगा y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना होगा आपके पास, 2D होगा, ये S1P बन गया। अब सिमिलरली
बताओ S2P कितना होगा? S2P क्या है? सर डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो पहले y माइनस डी बाई टू था, अब क्या बन चुका है? y प्लस डी बाई टू बन चुका है। तो कुछ भी नहीं करना है, d लिखा आपने, प्लस लिखा, y माइनस डी बाई टू की जगह y प्लस डी बाई टू लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया, और नीचे क्या लिखा आपने? 2d लिख दिया। कहाँ पे? तो ब्रैकेट खोला था आपने, कट नहीं किया स्क्वायर से, ठीक है जी। देखो d को मल्टीप्लाई करा, d आया, d को मल्टीप्लाई करा, नीचे d स्क्वायर था, यहाँ 2d आया, ठीक है जी। इसको मैंने हटा दिया। अगली बार, पिछली बार कसम खाकर गए थे, कितनी बार करके लाने के लिए? क्या? देखो कसम तुमने इसकी झूठी का, बीमार तुम पड़ गए। मैंने 2 किया, दो बार सॉल्व किया पेपर, देखो वेरी गुड। देखो वो 2 बार पेपर सॉल्व करके आया, जवाब दे पा रहे हैं जी। कितनी बार? ठीक है, आपने 3 बार किया, लेकिन पूरा पेपर नहीं किया। 3 बार जहाँ तक किया वो पूरा 3 बार किया मेरे ख्याल से। पर तुम ऐसे नहीं करना है ना, तुम्हें लगा के छोड़ देना है, मेरी स्पीड से कंपीट करना है। जो छूट रहा है उसे छोड़ते चले जाओ, सेकंड स्टेप में अपने आप उठा लोगे, सेकंड बार में अपने आप उठा लोगे। क्योंकि दिमाग जो, अगर आप इसे रोक रोक के करोगे, वापस वहीं पहुंच रहे हो, आप उसी जगह पर पहुंच रहे हो रिवीजन करने के लिए जहां आपको पैर रखने हैं टेबल के ऊपर, साथ में रखना है कॉफ़ी का मग, और साथ में स्नैक्स चाहिए आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए। उस जगह पर बैठ के आप रिवाइज कर रहे हो, आप कभी भी नहीं कर पाओगे। आप पूरा रिवीजन तभी होगा, देखो आपके पास में ईदर यू कैन बी कंफर्टेबल और प्रॉफिटेबल, या तो आप कंफर्ट में रहोगे या प्रॉफिट में रहोगे, अब आपकी मर्जी है। तो आप स्पीड में करो, टाइम से करना चाहते हो स्पीड में करो, लगा के छोड़ दो, करते चले जाओ, दूसरी बार दिमाग अपने आप रिकॉल करेगा। यहाँ भी तो पार्टिसिपेट ही कर रहे हो, सीख ही रहे हो, धीरे धीरे सीख रहे हो, इससे ज़्यादा धीरे क्या सीखोगे आप? हाँ जी, अब कौन बड़ा था? S2P बड़ा था, S1P बड़ा था? तो हमें क्या निकालना है? पार्ट डिफरेंस निकालना है। पार्ट डिफरेंस को क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। तो x कितना आपके पास में? S2P माइनस S1P। S2P में से S1P को माइनस करो, d से d माइनस हो जाएगा, क्या बचा? 1/2d बाहर आ गया, नीचे एलसीएम कितना आ गया? 2d बाहर आ गया। S2P में से S1P माइनस हो रहा है, मतलब y प्लस डी बाई टू के होल स्क्वायर में से y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस हो रहा है, ठीक है जी। आपने क्या करा? x इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या होगा? y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और प्लस में 2y इंटू डी बाई टू, यही होगा, ठीक है। एक और तरीका भी है, या तो एक्सपेंड करो, वरना इनको एक ब्रैकेट में प्लस कर दो, एक ब्रैकेट में इनको माइनस कर दो। तो देखो एक ब्रैकेट में अगर आप इनको प्लस करोगे तो आप क्या करोगे? y प्लस डी बाई टू में प्लस कर दोगे y माइनस डी बाई टू की ब्रैकेट को, और अगली ब्रैकेट में y प्लस डी बाई टू में से माइनस y और माइनस डी बाई टू जो कि प्लस डी बाई टू हो गया उसकी ब्रैकेट को माइनस कर दोगे। अपॉन में कितना आपके पास में? 2d है। क्या क्या कट रहा है? क्या क्या कट रहा है? यहाँ से डी बाई टू से डी बाई टू कट गया, और यहाँ पर आपके पास में y से y कट गया, तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ गया? y प्लस वाई कितना होगा? 2y, और डी बाई टू प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा? 2d बाई टू, और बीच में क्या? मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई है ना भाई, ये इस ब्रैकेट में 2y है, उस ब्रैकेट में 2d बाई टू है, और दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे कितना आपके पास में 2d है, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया? y अपॉन कैपिटल D निकल कर आ गया। अब यहाँ से आपको देखो, ये जो आपके पास में x है, समझना ध्यान से, सबसे पहले चीज़ ये जो सब कुछ पार्ट डिफरेंस के ऊपर है, आपको क्या बनानी है? ब्राइट फ्रिंज बनानी है। क्या बनानी है? आप x की जगह पर क्या डालोगे? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? YD अपॉन में कैपिटल D। 5 की जगह पर क्या डालोगे? 5 की जगह पर क्या डालोगे? 2n बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा बात चल रही है ब्राइट फ्रिंज की, भाई बात चल रही है किसकी? ब्राइट फ्रिंज की। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए 5 की जगह पे क्या डालते हैं हम लोग? 2n पाई डालते हैं। तो 5 इज इक्वल टू कितना है? 2n पाई। n की वैल्यू क्या डालेंगे आपके पास में? 0 डालेंगे, तो क्या मिलेगा? सेंट्रल ब्राइट। तो 5 की जगह पर आपने क्या करा? देखो 5 इज इक्वल टू कितना आपके पास में? 2n पाई। n की जगह पर आपने क्या कर दिया? आपके पास में 0 डाल दिया, तो ये चीज़ 0 इज इक्वल टू कितना बन गई? YD अपॉन कैपिटल D, मतलब y इज इक्वल टू कितना बन गया? 0 बन गया।
तो इसका मतलब n की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, मतलब आप कहाँ पर हो, O पर हो। तो एट O आपको मिलती है सेंट्रल ब्राइट। हमने वो वैल्यू 0 क्यों डाली? n कहाँ से स्टार्ट करना है आपके पास में? सेंट्रल के लिए n कितना होगा? अच्छा हाँ, n की वैल्यू 0 डालोगे तो फाई कितना हो जाएगा? 0। आपने फाई की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो वाई डी अपन कैपिटल डी कितना हो गया? 0। तो y की वैल्यू कितना आगे निकल गया? 0 आ गई। अच्छा, अब आप बात कर रहे हो किस चीज़ की? हाँ जी, अब आप बात कर रहे हो किसकी? फर्स्ट ब्राइट की। फर्स्ट ब्राइट क्या होगा? फर्स्ट ब्राइट में n की जगह पे क्या डाल दोगे आप? 1 डाल दोगे। तो देखो n की जगह पर आपने क्या डाला? 1 डाला। फाई इज इक्वल टू कितना बन गया? 2n पाई। तो फाई कितना बन गया आपके पास में? 2 पाई। अब आपने वैल्यू पुट कर दी लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू में आपके पास में फाई की जगह पर भी कितना है? 2 पाई इज इक्वल टू कितना है? वाई डी अपॉन में कितना है? कैपिटल डी। 2 पाई से 2 पाई कट गया तो कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई? वाई की वैल्यू निकल कर आ गई। मतलब आपके पास में जो पहली ब्राइट फ्रिंज आपको मिलती है, जो आपको पहली ब्राइट फ्रिंज मिलती है वो आपको डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी पर मिलती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कोई भी क्वेश्चन होगा आपको ऐसे ही करना है। अच्छा, अब आप आ गए क्या आपने सेकंड ब्राइट पर आ गए। फर्स्ट ब्राइट है, सेकंड ब्राइट। सेकंड ब्राइट क्या होगा? सर फर्स्ट ब्राइट तक नहीं छोड़ छोड़ दो, सेकंड ब्राइट क्या होगा? सेकंड ब्राइट में n कितना होगा? 2 होगा। n आपके पास में कितना है? 2 है। फाई इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास में? 2n पाई होता है। तो 2 इंटू 2 कितना बन गया आपके पास में? 4 पाई हो गया। ठीक है, तो फाई कितना बन गया आपके पास में? 4 पाई हो गया। अब अगर आपको फाई मिल गया है, अगर आपको फाई मिल गया तो फाई को कहाँ पे डालते हो आप? x में डालते हो। तो आपका x कितना होगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कितना आपके पास में? 4 पाई। पाई से पाई कट गया, कितना हो गया? 2। तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना आपका? 2 लैम्डा। अब x की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 2 लैम्डा। x की वैल्यू कितनी निकली? यहीं तो डाला है आपने, x की वैल्यू 2 लैम्डा और आपने x की जगह पर 2 लैम्डा डाल दिया किसके अंदर? वाई डी अपॉन कैपिटल डी के अंदर। 3 बार इसलिए करा के दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ये चीज़ जब सेकंड ब्राइट तक निकालोगे ना तब जाकर दिमाग चलना शुरू होगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो आपके पास आपको जो सेकंड ब्राइट मिल रही है वो है y2। तो y2 कब मिल रही है? 2d लैम्डा अपॉन में किसमें? स्मॉल d पर मिल रही है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? पक्का हटा दूँ? चलो, अगली बार जब ये सेम क्वेश्चन आएगा और करेंगे तो उसमें हमने जैसा भी ब्राइट निकाली है उसमें निकालेंगे डार्क। सेंटर ब्राइट निकालने के बाद ब्राइट नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डार्क निकालेंगे। तो आपको नहीं और क्लियर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट पर आ गया आपके पास में डी ब्रोगली की वेवलेंथ पूछ रहे हैं फॉर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन थ्रू पोटेंशियल आपके पास में भी। हाँ जी बताओ, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ मैम 3 मार्क्स के लिए आए, लेकिन इसमें जो लिख कर आना, देखो मैम ये तो मैंने इसमें एट रैंडम बना के डाले हैं, लेकिन एग्जाम में मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे पूछा जा रहा है। वो आपको जो जितने मार्क्स का है उतने मार्क्स का ही है। तो आप बोर्ड का पेपर जब करोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ही बोर्ड का पेपर डिस्कस किया था आपके साथ। चलो जी, अब आपसे कहते हैं एक्सप्लेन द, देखो अगली चीज़ हमसे कहते हैं ड्राइव डी ब्रोगली की वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल v। तो डी ब्रोगली की वेवलेंथ निकालनी है आपको। एक्सेलरेटेड किससे? पोटेंशियल आपके पास में v से। कैसे निकालते थे? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपके पास? और ये क्या आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया तो कितना होगा? इंटू वी होगा, इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास? हाफ एम वी स्क्वायर होगा। पहला रिलेशन तो आपको ये मिल गया। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा। क्या होती है? वेवलेंथ लैम्डा क्या होती है? अच्छा मोमेंटम अपॉन, पूरा याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होती थी एच अपॉन में कितना होता है आपके पास में? एम वी होता है।
लैम्डा जो होता है एच अपॉन में कितना होता है, एम वी होता है। देखो मैं समझाता हूँ आपके पास में। तो लैम्डा हो गया आपके पास में एच अपॉन में कितना आपके पास में एम वी। अब आपको एम वी की वैल्यू निकालनी है, तो एम वी कितना होगा। अब देखो आपको v की वैल्यू निकालनी है, v कितना होगा आपके पास, ये h अपॉन एम लिखा रहा, और वेलोसिटी v की वैल्यू कितना होगी आपके पास में 2 होगा, e होगा, v होगा, और अपॉन में कितना होगा आपके पास में m होगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। यहाँ तक क्या समझ में आ रही है। अभी वो ध्यान समझना, ठीक है, यही होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, ये m आप ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो जब m को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, m का स्क्वायर बन जाएगा। तो m का स्क्वायर है, तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये चीज़ क्या आपके पास m का स्क्वायर है, उसके साथ में 2ev है, अपॉन में कितना है m है, m से m कैंसिल आउट हो गया। तो वेवलेंथ आपकी जो लैम्डा है वो कितनी हो गई, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2mev हो गई। ये आपके पास में वेवलेंथ हो गई इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली में। ठीक है जी, चलो जी अगली चीज़ आपके इसमें केस स्टडी है, कैपेसिटर की चार्जिंग के ऊपर एक केस स्टडी है। एक कैपेसिटर को AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस निकालना है आपको कैपेसिटर का, और फेज एंगल I और V निकालना है, और फिर उसके बाद में डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म है, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को डिफाइन करनी है। चलो जी, किस किस के सर में दर्द हो रहा है, समझ सकता हूँ सर। डू यू नीड ए कप ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम स्टारबक्स, हैं आपको चाहिए, कोई बात नहीं सर, टेंशन क्यों ले रहे हो आप सर। स्टारबक्स सामने जाओ, लेकर आओ कॉफ़ी पियो। देखो जी, डेस्क के ऊपर पैर रखो, साथ में स्नैक्स रखो, पढ़ो बैठ के आराम से, प्लेंटी ऑफ टाइम। देखो हमसे कहते हैं एक कैपेसिटर को चार्ज करा, केस स्टडी है आपके पास में, एक कैपेसिटर को आपने चार्ज करा AC सर्किट में, आपके इसमें ड्राइव करना है। आपके देखो 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो आपको ना ड्राइव करना है आपके पास में एक्सप्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर को आपने AC सर्किट के अंदर लगा कर चार्ज किया, कैसे करोगे। ये कैपेसिटर है, AC सर्किट है, और आपने क्या करा, इसको चार्ज किया। हाँ जी, कैसे करते थे आप बताओ। I इज इक्वल टू, शाबाश, dq अपॉन में dt। तो हमारे पास में q कितना होता है, CV कैपेसिटर का केस है, तो कितना होगा आपके पास में C इंटू वी होगा। आपने कहा I इज इक्वल टू C बाहर निकाल दीजिए, d अपॉन dt। v कितना होगा, रुको प्रथम से पूछने दो, v कितना होगा, प्रथम कह दो IR, बोल दो IR होता है। हाँ जी हर्ष भाई, v कितना होगा, बस ये मत बोल। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस v कितना होगा, कह दो IR होता है, बोल 1/4 क्यू अपॉन आर होता है। ये मैं नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा भाई, किस दिन के लिए छोड़ा हुआ है। हाँ जी मैडम, क्या होगा v, शाबाश। AC के अंदर आप जिस v की बात कर रहे हो वो v नॉट साइन ओमेगा टी। अभी पीछे 2 इक्वेशन में लगा कर आया हूँ, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बता कर आया हूँ v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस में 5, सब समझा कर आया हूँ, पीछे अभी भी समझा कर आया हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में v इज इक्वल टू कितना होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखो एक बार बैठ के पढ़ लो, क्या दिक्कत है आपको। I इज इक्वल टू C बार निकाला, वी नॉट बार निकाला, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और साथ में कितना होता है, ओमेगा भी बाहर आ गया। तो आपके पास I इज इक्वल टू कितना बन गया, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। हाँ जी, अभी ओमेगा सी मल्टीप्लाई में I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा सी को नीचे भेजना चाहता हूँ, 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूँ। ये मेरे पास में क्या लिखा रहा, कॉस ओमेगा टी लिखा रहा। अब देखो हमारे पास I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन, ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, आप इसको XC बोल देते हो। XC क्या है, रेजिस्टेंस, इसका नाम याद नहीं आ रहा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नो रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। तो वी नॉट अपॉन XC लिखा, और आपने लिखा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, आपने I की जगह पर, देखो आपने V की जगह पे क्या लिखा था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। V की जगह पे क्या लिखा था आपने, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये जो है आपके इसमें कॉस ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हो,
साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लिखते हो, और अगर ये इंडक्टर का केस होता तो साइन π/2 माइनस ओमेगा टी लिखते। ये आपको थोड़ा सा लर्न करना है कि इंडक्टर का केस होता तो कॉस ओमेगा टी उसमें भी आएगा, उसमें क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रैग करती है, करंट लीड करता है। तो देखो I इज इक्वल टू, इनके पानी के जहाज चल रहे हैं, देखो I इज इक्वल टू कितना है V0 अपॉन में XC। V0 अपॉन XC क्या होता है? ठीक है, V0 अपॉन XC कितना बन गया? I0 हो गया। ये कितना आपके पास में साइन ओमेगा टी और प्लस में π/2 है। इसको आपने करा कंपेयर, कंपेयर करो किसके साथ? कंपेयर करा आपने V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। कुछ जरूरी कॉल है, जाना है? अच्छा ठीक है, तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस में π/2। कौन किसको लीड कर रहा है? I लीड करता है V को, किससे? बाय π/2। बस यहाँ पे XC भी आ चुका है। XC कितना आपके पास में? 1 अपॉन ओमेगा C है, कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट क्या होती है? ओम्स। ठीक है, हर बार ना बेटे इंप्रूव करते ले, और दूसरे पेपर पर आ गए, और 5 पेपर के बाद ना 5, ये मान के चलो इन 5 पेपर के अंदर तुम्हें मुझसे ज़्यादा स्पीड में काम करना है। डिपेंड क्यों हो रहा है उसके ऊपर? आप अपना रिवीजन करते रहो, अपना जो मन करे उठा के करते रहो। मैं आपको एक्सेलरेटेड प्लेस पे रिवीजन करा ही रहा हूँ। भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एसी नहीं आता, बैठो उठा के एक दिन बैठ के एसी फटाफट फटाफट देखो, रिकॉल करो, ख़त्म कर दो। कोई चीज़ अगर सीखनी है तो भाई देखो, मैंने आपको बता रखा है मेरे अवेलेबल टाइमिंग्स क्या है। मैं यहाँ पर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अवेलेबल होता हूँ, 4 बजे से अवेलेबल होता हूँ। आप 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कुछ भी आकर मुझसे पूछ लो, जो चैप्टर बोलोगे वो सिखा दूंगा। कोई भी चैप्टर सीखना है उसकी मेरी कॉपी लेकर आ जाओ, सब सिखा रखा है मैंने। मेरे को मुश्किल से आधा घंटा लगेगा रिवाइज कराने में अपनी कॉपी से, लेकिन आप मुझसे कहोगे एक एक चीज़ सारी कर करके धीरे धीरे मेरे को समझाओ 2 महीने के टाइम में, वो मुश्किल है। कॉपी लेकर आओ, मैं तुम्हें सिखा रखा है, 4 से 9 मेरे साथ बैठो, मैं सब सिखा दूंगा आपको। एक का डेरिवेशन नहीं कर रखा वो लिख के करा दूंगा आपको, बाकी जो कॉपी में कर रखी है कॉपी से करा दूंगा आपको। करो तो सही। चलो जी, अगली चीज़ पर आ गए हम लोग, डिस्पर्शन। हाँ जी, डिस्पर्शन क्या होता था? व्हाट इज डिस्पर्शन? क्या उसका पहला पार्ट कुछ और था ना शायद से। हाँ ये तो था, फेज एंगल पूछा है आई और वी के बीच में, और ये पूछा है आपके इसमें कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो था। अब केस स्टडी 2 डिस्पर्शन है। हाँ जी बताओ, डिस्पर्शन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन के अंदर क्या होता है, देखो ध्यान समझना। डिस्पर्शन आपके पास में ग्लास के प्रिज्म से, अब इसमें आपको डेविएशन बताना है, डिस्पर्शन बताना है, एंगुलर डिस्पर्शन बताना है, राइट इक्वेशन निकली है स्मॉल एंगल के प्रिज्म की, बस ये सब कुछ। तो देखो इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए, जो कॉचीज़ की इक्वेशन होती है, म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन में लैम्डा की पावर 4 होती है। तो ये जो म्यू होता है आपके पास में, ये चेंज होता रहता है। मतलब अब लैम्डा किसकी ज़्यादा है आपके पास में? रेड की ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? लैम्डा आपके पास में ब्लू से ज़्यादा होती है। तो लैम्डा रेड की लैम्डा ब्लू से क्या होती है आपके पास में? ज़्यादा होती है। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसका म्यू ज़्यादा होगा कम होगा? जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसका म्यू ज़्यादा होगा कम होगा? कम होगा। तो म्यू आपके पास में रेड लाइट का कम होता है, म्यू किससे आपके पास में? ब्लू लाइट से। लाइट रे ऐसे करके एंटर करती है, लाइट रे को जाना कैसे था? बिल्कुल स्ट्रेट, ये हो जाती है सीधी, और यहाँ जाकर आपके पास में लाइट रे को जाना स्ट्रेट था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंट हो जाती है। आपने इसको ऐसे करके पीछे ड्रॉ कर दिया, पीछे की तरफ ड्रॉ कर दिया। ये अपने रास्ते से जितना हटती है कहलाता है आपके पास में डेल्टा, और डेल्टा डेविएशन इज इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में? म्यू माइनस 1 इंटू एरिया होता है। डेल्टा क्या? डेविएशन कितना होगा? म्यू माइनस 1 इंटू कितना होता है आपके पास में? एरिया होता है। अब यहाँ पर आपको डेल्टा निकालना है रेड लाइट का, तो कितना होगा आपके पास में? म्यू ऑफ रेड माइनस 1 इंटू एरिया। डेल्टा निकालना है आपको किसका? वायलेट लाइट का, तो ये कितना होगा आपके पास में? म्यू ऑफ वायलेट लाइट माइनस 1 इंटू कितना होगा आपके पास? एरिया। अब मुझे बताओ म्यू किसका ज़्यादा है किसका कम है?
म्यू रेट का कम है, म्यू रेट का कम है तो डेल्टा रेट का ज़्यादा होगा कम होगा, डेल्टा कम होगा इसका डेविएशन कम होगा, और जिसका म्यू ज़्यादा है उसका डेल्टा भी ज़्यादा होगा, उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। तो जो सबसे कम डेविएट होगी वो कौन सी होगी आपके पास में, रेड। और जो सबसे ज़्यादा डेविएट होगी मतलब जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगी आपके पास में, वॉलेट। तो वॉलेट नीचे होता है, विबग्योर में ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो वॉलेट सबसे एक्सट्रीम एंड पर है, रेड सबसे पहले एंड पर है। सबसे कम डेबिट क्या होती है आपके इसमें, रेड होती है। पर एक बार इसे बुक से पढ़ के लिखना, सारी डेफिनेशंस लिखनी है इसके बारे में, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। चलो जी अगली चीज़ निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। हाँ जी, सर्कुलर कॉइल पर आप 2 क्वेश्चन रह गए। सर्कुलर कॉइल पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कैसे निकालोगे बताओ। देखो ये क्वेश्चन ना कर लो, ये क्वेश्चन आपके पास में आप लोग ना छोड़ देते हो। देखो एक सर्कुलर कॉइल है और एक क्या सर्कुलर लूप है। ये सर्कुलर लूप नहीं है ना, ये क्या है, कॉइल है। तो कॉइल कैसे होती है, कॉइल इस तरीके से होती है, 3 डायमेंशनल दिखाओगे। आधी क्या है प्लेन के अंदर है और आधी क्या है प्लेन के बाहर है। ये क्या आपके पास में सेंटर है और यहाँ सेंटर से आप आगे गए, ये क्या आपके से पी पॉइंट है। करंट आप कैसे फ्लो कराते हो, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा के दिखाते हो, क्योंकि आप क्लॉकवाइज भी दिखा सकते हो, पर मैं सारे क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा के कराएं, इसलिए हम आपको एंटी क्लॉकवाइज सिखाते हैं। देखो समझो, अब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज जब फ्लो कराओगे तो देखो क्या होगा कि एक पार्ट जिसका करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है उसका रिपल्शन होगा बाहर की तरफ, और जिसमें करंट ऊपर जा रहा है देखो ऐसे होगा ना, करंट ऐसे जा रहा होगा तो रिपल्शन होगा। आगे जाकर आपके इसमें कॉइल घूम जाएगी इस तरीके से, क्योंकि आधी कॉइल अंदर है आधी कॉइल बाहर है। तो जिस आधे पोर्शन में आप यहाँ से बाहर है कॉइल, तो आपका हाथ ऐसे करके चल रहा है ना, और फिर जो पोर्शन अंदर है उसके लिए हाथ आपका नीचे की तरफ चल रहा है। तो जब आपका राइट हैंड ऐसे करके ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या इधर है। इसी के अपोजिट दूसरी जगह पे क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या एक दूसरे को कट कर सकती हैं, क्या 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही जगह से आपस में कट करती हैं। एक ही मैग्नेट है, एक ही कॉइल है, क्या उसकी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में काट सकती हैं, नहीं। पर यहाँ तो आ रही है दूसरे के अपोजिट, तो क्या कट करेंगी, नहीं करेंगी। ये क्या करती हैं, एक दूसरे पर रिपल्शन लगाएंगी, ये एक दूसरे पर रिपल्शन का फोर्स लगाएंगी। तो रिपल्शन का फोर्स लगाती हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि देखो भाई, अगर इसका छोटा पोर्शन आपके पास में डीएल है, सुन लो मजाक मत करो, ये क्या रेडियस ए है और ये कितना आपके पास में आर है। सुन लो मेरे बच्चों सुन लो, ये डिस्टेंस कितना आपके पास में एक्स है और ये डिस्टेंस भी कितना आपके पास में एक्स है। सुन लो ध्यान से बच्चों, ये एंगल कितना आपके पास, अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से कितना फाई है, तो जब ये रिपेल करेगा तो वर्टिकल से फाई होगा। ऐसे करके क्या ये रिपेल हो रहा है, ऐसे करके कट नहीं हो रहा, सीधी लाइन नहीं है आपके पास में। ये क्या कर रहा है, ऐसे आ रहा है इधर रिपेल हो रहा है, ऐसे आ रहा है इधर रिपेल हो रहा है। ये कितना आपके पास में डीबी इधर है और डीबी के आपके पास में इधर है। भाई एक ही मैग्नेट से निकलने वाली 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे अप्लाइज लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। तो ये एंगल क्या होता है, यहाँ से भी फाई बन जाता है और यहाँ से भी कितना बन जाता है, फाई बन जाता है। ये कौन सी लाइन है आपके पास, एक्स एक्सिस। ये कौन सी लाइन है, ये क्या लाइन है। अब मुझे खुद एक बार बताओ, इतनी फास्ट रिवीजन क्या आप किसी और सब्जेक्ट का कर सकते हो, मैथ का भी नहीं कर सकते आप, इतनी फास्ट रिवीजन आप लोग। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 20 दिन मेरे साथ बैठकर 20 घंटे मेरे को देकर आप इनको चैप्टर्स को बाय हार्ट, कम से कम आप इसके अंदर 600 से 700 क्वेश्चन बाय हार्ट लर्न करके चले जाओगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, देखते ही आंसर निकाल के आओगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा। वहाँ एग्जाम में बैठ कर कोई बच्चा सोच रहा है, गलतियाँ कर रहा है, पेपर इतना लंबा होता है, 30 क्वेश्चन देख ही नहीं पाता। आप तो सॉल्व करने की बात कर रहे हो, 30 क्वेश्चन बच्चा पूरे रीड ही नहीं कर पाता। लास्ट क्वेश्चन तक रीड करने के लिए पहुँचता है, टाइम अप हो चुका होता है। एक नंबर के क्वेश्चन जो 20, 16, 17 क्वेश्चन एक नंबर के, वही फंसा देते हैं दिमाग को। हर क्वेश्चन ऐसा लगता है डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, पर एमसीक्यूज है। ठीक है, अब देखो सुनो, तो डीबी का एक कंपोनेंट इधर होगा, वो कितना होगा आपके पास में, डीबी कॉस फाई। डीबी का एक कंपोनेंट इधर है, कितना होगा आपके पास में, डीबी कॉस फाई। इस तरफ क्या होगा, डीबी साइन फाई, और दूसरे का भी क्या होगा, डीबी साइन फाई। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, एक्स में या वाई में, शाबाश। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके पास, देखो इसके बाद यहाँ करके दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्स डायरेक्शन में, कितना होगी आपके पास में, 2 dB साइन फाई का होल इंटीग्रेशन, यही होगी। अब आपने क्या करा, 2 साइन फाई बाहर निकाल दिया, साइन फाई को क्या करना है हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड dB पर आ गया। dB कितना होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आइडियल यहाँ पर ये बन जाता है साइन 90 डिग्री, अपॉन में कितना होगा एक्स का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना आपके पास एक्स का स्क्वायर हो गया। क्या चीज़ बाहर निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, इज इक्वल टू कितना बन गया, ये लिखा रहा 2 sin phi, ऐसे लिखा रहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर निकल गया, और क्या बाहर निकलेगा अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा, ये एक्स तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा, पाई स्क्वायर। आप इसको वायर की लेंथ के ऊपर मतलब कॉइल की लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हो। भाई आपका जो डीएल है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, तो एरिया क्यों बता रहे हो आप, तो कितना होगा 2 पाई आर होगा। अब आप 4 पाई आर होगा, पाई आर होगा। आप इसकी कॉइल की आधा पोर्शन ले रहे हो अंदर और आधा पोर्शन ले रहे हो बाहर, और आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, डीएल का कर रहे हो। सर तो एक 3D कॉइल है ना, 3D कॉइल है, आधी बाहर है आधी अंदर है, ठीक है। तो आपके इसमें इंटीग्रेशन डीएल का क्या होगा, सिर्फ पाई आर होगा। पाई आर, आर कितना आपके पास ए है, तो कितना होगा पाई ए होगा, मुश्किल है आता है। अब बताओ साइन फाई लगाना है, साइन फाई कितना होता है sin phi a by x नहीं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2i ऐसे लिखा रहा, अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा रहा, पाई ए लिखा रहा। साइन फाई कितना होगा, साइन कितना होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होती है साइड, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो कितना होगा आपके पास ए अपॉन एक्स। साइन फाई कितना हो गया आपका, साइन फाई आपका ए अपॉन एक्स। तो देखो कितना हो गया आपके पास, ये बन गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बन गया आपका, ये क्या बन गया आपके पास में आई पाई आई, पाई आई, एक काम करता हूँ आई को ऐसे लिखा रह देता हूँ, इसे देते हैं 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना बन गया, एक्स का क्यूब बन गया, और x कितना होगा आपके पास, x होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस इतना छोड़ दो आप, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। मुश्किल है। अब इसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, लास्ट क्लास में कराया हुआ आप लोगों को लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है। और फिर आपके पास में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, ये एक बार आप लोग इसको लर्न कर लेना, ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों के ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दिए। तो बच्चों हाउ वाज द क्लास, आर यू फीलिंग टायर्ड और इंस्पायर्ड, टायर्ड एंड इंस्पायर्ड, ठीक है। तो आप इसे कितनी बार करोगे क्वेश्चंस को, 2 टाइम्स करोगे, और कल हम दोबारा मिलेंगे मैथ्स के लिए। तो 1 मिनट।